नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका पुनः स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 12वीं की विषय हिंदी के गद्य खंड के पाठ संख्या 5 जो कि रोज कहानी नाम से आपके पाठ्य पुस्तक में संकलित है उसे पढ़ेंगे। रोज कहानी के कहानीकार हैं अज्ञेय, सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अज्ञेय। बच्चों, आपको स्क्रीन पर जो तस्वीर दिखाई दे रही है यह तस्वीर है अज्ञेय की। अज्ञेय ने कई कहानियाँ लिखी हैं, किंतु कहानी पढ़ने से पहले हम अज्ञेय के एक संक्षिप्त परिचय को जानेंगे। अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ। इनका निधन 4 अप्रैल 1987 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान की बात की जाए तो अज्ञेय का जन्म स्थान कसेया है जो कि कुशीनगर में उत्तर प्रदेश में अवस्थित है, किंतु इनका मूल निवास करतारपुर पंजाब था। इनके माता पिता की अगर बात की जाए तो इनकी माता का नाम व्यंती देवी था और पिताजी का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। हीरानंद शास्त्री एक प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। अज्ञेय जी की शिक्षा की अगर बात की जाए तो इन्होंने प्रारंभिक 4 साल लखनऊ में घर पर ही शिक्षा ली। मैट्रिक की परीक्षा 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से दी। इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया। इन्होंने बीएससी किया था और वह भी 1929 ईस्वी में फोरमन कॉलेज लाहौर पंजाब से, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है। एमए इन्होंने किया है और वह भी विषय है अंग्रेजी। पूर्वार्ध लाहौर से, इन्होंने लाहौर से एमए किया था। आप देख रहे होंगे कि इनके विषय की अगर बात की जाए तो ये अंग्रेजी में इन्होंने एमए किया है। अज्ञेय के बारे में प्रसिद्ध भी है कि वह सोचते अंग्रेजी में थे और लिखते हिंदी में थे। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से इनकी पढ़ाई आगे जाकर रुक गई। अगर इनके भाषा ज्ञान की बात की जाए तो अज्ञेय को कई भाषाओं का ज्ञान था, जैसे संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाएं अज्ञेय जानते थे। इनके व्यक्तित्व एवं स्वभाव की बात की जाए तो बड़ा ही सुंदर, लंबा, गठीला शरीर था अज्ञेय का। इनकी रुचि सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता में थी। ये अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे और बहुत ही व्यवस्थित, एकांत प्रिय थे और अंतर्मुखी स्वभाव था। गंभीर एवं चिंतनशील व्यक्ति थे, मितभाषी थे। अपने मौन एवं मित भाषण के लिए ये प्रसिद्ध थे। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, कश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और परिभ्रमण का संस्कार इन्हें बचपन में ही मिला। इनकी अभिरुचि की बात की जाए तो बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशेवर कार्यों में इन्हें दक्षता हासिल थी। फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में तो इन्होंने प्रवीणता हासिल की हुई थी। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं इन्होंने की। यदि अज्ञेय के सम्मान एवं पुरस्कार के विषय में चर्चा की जाए तो इन्हें साहित्य अकादमी भी पुरस्कार मिला है, जो कि आंगन के पार द्वार के लिए था, और इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। और यह पुरस्कार इन्हें कितनी नाव में कितनी बार के लिए मिला था। युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में
ये आमंत्रित किए जाते थे। आइए आगे और देखें इनका परिचय। पत्रकारिता की अगर बात की जाए तो सैनिक जो कि आगरा से निकलता था पत्र, विशाल भारत कोलकाता से, प्रतीक प्रयाग से, दिनमान दिल्ली से, नया प्रतीक दिल्ली से, नवभारत टाइम्स नई दिल्ली से, थॉट, वॉक और एवरीमैन्स जिन्हें इन्होंने अंग्रेजी में संपादित किया। अगर इनकी कृतियों की बात की जाए तो 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखना इन्होंने शुरू कर दिया था। लेखन हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में करते थे। इन्होंने बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नामक एक नाटक लिखा था। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 में अंग्रेजी में एक इन्होंने उपन्यास भी लिखा था। सन 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका जो कि सेवा नाम से थी उसमें प्रकाशित हुई। सन 1930 के बाद इन्होंने नियमित लेखन कार्य शुरू कर दिया। अज्ञे ने कहानी संकलन जो लिखा है वह है विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि। अज्ञे ने उपन्यास भी लिखे हैं, जिसमें से एक उपन्यास तो काफ़ी प्रसिद्ध हुआ और यहाँ तक कि यह सिविल सर्विसेज में पढ़ने के लिए भी दिया जाता है, उनके पाठ्यक्रम में शामिल है। कई विश्वविद्यालयों में यह पढ़ाया जाता है। आपके समक्ष वह लिखा भी हुआ है। इनका जो प्रथम उपन्यास है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी कई विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम में शामिल है। इसका प्रथम भाग 1941 ईस्वी में तथा द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में निकला। नदी के द्वीप 1952 ईस्वी में और अपने अपने अजनबी 1961 ईस्वी में। अज्ञे के और भी उपन्यास हैं, जैसे छाया मेखल, बीनू भगत और 12 खंबा, किंतु छाया मेखल और बीनू भगत असमाप्त उपन्यास हैं और 12 खंबा में अज्ञे के साथ मिलकर 12 लोगों ने लिखा है। यही कारण है कि आपके सामने यह तीनों उपन्यास का नाम नहीं लिया गया है। इन्होंने एक नाटक भी लिखा है। नाटक है उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी में। आइए आगे इनके परिचय को जानते हैं। कविता संकलन की अगर बात की जाए तो अज्ञे के कविता संकलनों में प्रथम संकलन है भग्न दूत, फिर चिंता, इत्तलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के लिए ही इन्हें साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला है। कितनी नाव में कितनी बार, मैंने बताया भी था, कितनी नाव में कितनी बार के लिए इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और इनका कविता संकलन है सदा नीरा, ऐसा कोई घर आपने देखा है आदि। चूँकि अज्ञे ने कई यात्राएं की हैं, इसीलिए इन्होंने यात्रा साहित्य भी बड़ा खूबी से लिखा है। अरे यायावर रहेगा याद 1953 में आई। साथ ही साथ एक बूंद सहसा उछली, यह 1961 में। इनके निबंधों की अगर बात की जाए तो निबंध में त्रिशंकु, आत्मनेपद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, संवत्सर आदि इनके निबंध हैं। इन्होंने कई ग्रंथों का संपादन भी किया। इनके संपादित ग्रंथों में तार सप्तक,
1943 में आया। तार सप्तक 7 कवियों का एक समूह था जो हिंदी कविताओं कहानियों को प्रकाशित करता था। दूसरा तार सप्तक 1951 में, तीसरा सप्तक 1959 में, चौथा सप्तक 1978 में। 7 कवियों का समूह रहा है। प्रयोगवादी कवि और नई कविता के कवि इसमें शामिल थे। साथ ही इन्होंने पुष्करिणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि संपादित किया। शरत चंद्र के श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्यागपत्र तथा अपने ही उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियों का इन्होंने अंग्रेजी अनुवाद भी किया था। रविंद्रनाथ ठाकुर के गोरा का हिंदी अनुवाद भी इन्होंने किया। रविंद्रनाथ ठाकुर की काफ़ी चर्चित कृति है, गोरा उपन्यास है, और इसका हिंदी अनुवाद अज्ञे ने किया। तो बच्चों, हमने अभी अभी अज्ञे का एक संक्षिप्त परिचय जाना। अज्ञे इतने बहुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे, इतना बड़ा आयाम है उनका कि उन्हें किन्हीं शब्दों में बांध देना, किसी दायरे में बांध देना आसान कार्य नहीं है। इसलिए हम इनके परिचय को संक्षिप्त ही कह सकते हैं। आइए अब हम इनके साहित्यिक परिचय को जानें। अज्ञे के साहित्यिक परिचयों में सबसे प्रमुख परिचय है कि अज्ञे हिंदी के आधुनिक साहित्य में एक प्रमुख और बहुप्रतिभा के साहित्यकार हैं। एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार रहे। साहित्य की अनेक विधाओं यथा यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी इन्होंने अपना महत्वपूर्ण अवदान दिया। भाव, भाषा शिल्प आदि के आधार पर इन्होंने कई प्रयोग किए। साथ ही साथ नवाचारों की भी बहुलता इनके काव्य में, इनकी लेखनी में, विचारों में, कृतियों में दिखाई पड़ती है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादक, निर्देशन, अभिप्रेरण, परिसंवाद, भाषण आदि के द्वारा भी सृजनात्मकता का इन्होंने विस्तार किया। प्रतिनिधित्व करने वाली सांगठनिक क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता इनके भीतर दिखाई पड़ती है। जीवन और साहित्य से घनिष्ठ रूप से ये जुड़े हुए थे। इनके जीवन में साहित्य और इनके साहित्य में इनका जीवन बखूबी परिलक्षित होता है। विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण व्यक्तित्व था इनका। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। आइए इनके परिचयों से और अवगत हों। इन्होंने कारावास एवं जेल की यातनाएं भी सही हैं। द्वितीय विश्व युद्ध, जिसे महायुद्ध भी कहा जाता है, इसके दौरान इन्होंने सेना में नौकरी की थी। आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना इनका स्वभाव और शौक था। 20 तरह के कार्यों में ये पेशेवर दक्षता इन्होंने हासिल की हुई थी। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और विलक्षण लेखक दिखाई पड़ता है। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञे की निर्णायक भूमिका रही। कहा जाता है कि मनोवैज्ञानिक उपन्यासों, कथाओं को लिखने में 3 साहित्यकार बहुत ही प्रसिद्ध थे: जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। अज्ञे ने जैनेन्द्र और इलाचंद्र जोशी की परंपरा को आगे बढ़ाया और मनोवैज्ञानिक धरातल पर कहानियाँ, उपन्यास, पात्रों का गठन किया। आगे देखते हैं। कहानी को महज किस्सा, आख्यान और इतिवृत्त के धरातल से ऊपर उठाकर
एक कसे हुए कलात्मक रूप के तौर पर उभारने वालों में अज्ञे ने अपनी अग्रणी भूमिका निभाई है। इनके परिचय और भी हैं, आप देख सकते हैं। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञे को दिया जाता है। अभी अभी मैंने कहा भी था, यहाँ केवल जैनेन्द्र और अज्ञे का नाम है, किंतु बीच में एक नाम और है, वह है ईलाचंद्र जोशी। बौद्धिकता, नैतिक, वैचारिक सजगता और कलात्मकता का हिंदी कथा में इन्होंने पुट किया था। हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानियों द्वारा इन्होंने प्रस्तुत किया। हिंदी कहानी का भावी विकास क्या था? नई कहानियाँ, मनोविज्ञान के धरातल पर लिखी गई कहानियाँ और प्रेमचंद पूर्व, प्रेमचंदोत्तर और प्रेमचंद युगीन हिंदी कहानी के 3 मील हैं। एक है प्रेमचंद को यदि हम मील मान लें, एक आधार स्तंभ, तो प्रेमचंद के पूर्व, प्रेमचंद युगीन और तत्पश्चात प्रेमचंदोत्तर यानी प्रेमचंद के बाद। इन्होंने प्रेमचंद के बाद जो कहानियाँ लिखनी शुरू की, उसके लिए एक नई आधार भूमि ही तैयार कर दी थी। आगे चलकर नई कहानियाँ इन्होंने लिखी और इनके साथ साथ कई अन्य कहानीकार भी इसे लिखते गए। तो बच्चों, हमने यह जाना कि अज्ञे का परिचय किसी शब्द का मोहताज नहीं, किसी दायरे का मोहताज नहीं। वह एक ऐसा परिचय है जिसे हम जितना जानेंगे उतना हमें कम ही लगेगा। किंतु आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जिसे अज्ञे ने लिखा है। कहानी पढ़ने से पहले यह जानना चाहिए कि कहानी कहते किसे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो कहा जाए वही कहानी है। पाश्चात्य साहित्यकार हैं एडगर एलन पो। एडगर एलन पो ने कहा कि कहानी एक ऐसा आख्यान है जो एक बैठक में पढ़ा जा सके। कहने का अर्थ है कि कहानी एक छोटा उपन्यास भी है। उपन्यास को पढ़ने में वक्त लगता है, समय लगता है, लेकिन कहानी ऐसी होती है जो हम एक बैठक में ही कहानी को पढ़ लेते हैं। ऐसा एडगर एलन पो की मान्यता थी। बच्चों, कहानी गद्य की विधा है। गद्य की एक ऐसी विधा जो काल्पनिक कथा के माध्यम से वास्तविकता का आभास कराती है। कई कहानियाँ वास्तविक भी होती हैं जो किसी जीवन में किसी चरित्र पर घटित हुई होती हैं। कहानी हमारे आसपास के वातावरण, जीवन से, पात्रों से, मनुष्यों से जुड़ी हुई होती हैं। आज हम जिस कहानी को पढ़ने जा रहे हैं वह कहानी है रोज। चूँकि अज्ञे की कहानी है और जब अज्ञे कहानी लिखते हैं तो वह घटनाएं बहुत हद तक मानसिक स्तर पर घटती हैं, इसलिए उन्हें मनोवैज्ञानिक कथाकार भी कहते हैं। रोज कहानी की भी आधार भूमि कहीं न कहीं मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। किंतु आइए पहले हम कहानी को पढ़ेंगे, तत्पश्चात हम कहानी पर एक छोटी चर्चा भी करेंगे। कहानी की शुरुआत इस प्रकार है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। कहानी की शुरुआत दोपहर से होती है। मैं कहानी का वाचन करूंगी, आप ध्यानपूर्वक कहानी सुनते जाएंगे। कहानी समाप्त होने के पश्चात ही हम कहानी पर चर्चा करेंगे। दोपहर में उस सूने आंगन में पैर रखते ही मुझे ऐसा जान पड़ा मानो उस पर किसी सांप की छाया मंडरा रही हो। उसके वातावरण में कुछ ऐसा अकथ्य, अस्पृश्य, किंतु फिर भी बोझल और प्रकंप में घना सा सन्नाटा फैल रहा था। मेरी आहट सुनते ही मालती बाहर निकली। मुझे देखकर, पहचान कर उसकी मुरझाई हुई मुख मुद्रा तनिक से मीठे विस्मय से जागी सी और फिर पूर्ववत हो गई। उसने कहा, आ जाओ, और बिना उत्तर की प्रतीक्षा किए भीतर की ओर चली। मैं भी उसके पीछे हो लिया। भीतर पहुंचकर मैंने पूछा, वे यहाँ नहीं हैं? अभी आए नहीं, दफ्तर में हैं,
थोड़ी देर में आ जाएंगे। कोई 1:30-2 बजे आया करते हैं। कब के गए हुए हैं? सवेरे उठते ही चले जाते हैं। मैं हूँ कहकर पूछने को हुआ, और तुम इतनी देर क्या करती हो? पर फिर सोचा आते ही एकाएक प्रश्न ठीक नहीं है। मैं कमरे के चारों ओर देखने लगा। मालती एक पंखा उठा लाई, मुझे हवा करने लगी। मैंने आपत्ति करते हुए कहा, नहीं, मुझे नहीं चाहिए। पर वह नहीं मानी। बोली, वाह, चाहिए कैसे नहीं, इतनी धूप में तो आए हो यहाँ तो। मैंने कहा, अच्छा लाओ मुझे दे दो। वह शायद ना करने वाली थी, पर तभी दूसरे कमरे से शिशु के रोने की आवाज़ सुनकर उसने चुपचाप पंखा मुझे दे दिया और घुटने पर हाथ टेककर एक थकी हुई कह के उठी और भीतर चली गई। मैं उसके जाते हुए दुबले शरीर को देखकर सोचता रहा, यह क्या है? यह कैसी छाया सी इस घर में छाई हुई है? मालती मेरी दूर के रिश्ते की बहन है, किंतु उसे सखी कहना ही उचित है, क्योंकि हमारा परस्पर संबंध सख्य का ही रहा है। हम बचपन में इकट्ठे खेले हैं, इकट्ठे लड़े और पीटे हैं। हमारी पढ़ाई भी बहुत से इकट्ठे हुई थी। हमारे व्यवहार में सदा सख्य की स्वेच्छा और स्वच्छंदता रही थी। वह कभी भ्रातृत्व के या बड़े छोटेपन के बंधनों में नहीं घिरा। मैं आज कोई 4 वर्ष बाद उसे देखने आया हूँ। जब मैंने उसे इससे पूर्व देखा था तब वह लड़की ही थी। अब वह विवाहिता है, एक बच्चे की माँ भी है। इससे कोई परिवर्तन उसमें आया होगा, और यदि आया होगा तो क्या, यह मैंने अभी तक नहीं सोचा था। किंतु अब उसकी पीठ की ओर देखता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि यह कैसी छाया इस घर में छाई हुई है, और विशेषतया मालती पर। मालती बच्चे को लेकर लौट आई और फिर मुझसे कुछ दूर नीचे बिछी हुई दरी पर बैठ गई। मैंने अपनी कुर्सी घुमाकर कुछ उसकी ओर उन्मुख करके पूछा, इसका नाम क्या है? मालती ने बच्चे की ओर देखते हुए उत्तर दिया, नाम तो कोई निश्चित नहीं किया, वैसे टिटी कहते हैं। मैंने उसे बुलाया, टिटी टिटी आजा। पर वह अपनी बड़ी बड़ी आँखों से मेरी ओर देखता हुआ अपनी माँ से चिपट गया और रुआंसा सा होकर कहने लगा, मालती ने फिर उसकी ओर एक नज़र देखा और फिर आंगन की ओर देखने लगी। काफ़ी देर मौन रहा। थोड़ी देर तक तो वह मौन आकस्मिक ही था, जिसमें मैं प्रतीक्षा में था कि मालती कुछ पूछे। किंतु उसके बाद एकाएक मुझे ध्यान हुआ, मालती ने कोई बात ही नहीं की। यह भी नहीं पूछा कि मैं कैसा हूँ, कैसे आया हूँ। चुप बैठी है। क्या विवाह के 2 वर्ष में ही वह बीते दिन भूल गई, या अब मुझे दूर इस विशेष अंतर पर रखना चाहती है, क्योंकि वह निर्बाध स्वच्छंदता अब तो नहीं हो सकती। पर फिर भी ऐसा मौन जैसे अजनबी से भी नहीं होना चाहिए। मैंने कुछ खिन्न सा होकर दूसरी ओर देखते हुए कहा, जान पड़ता है तुम मेरे आने से विशेष प्रसन्न नहीं हुई। उसने एकाएक चौंक कर कहा, हूँ। यह हूँ प्रश्नसूचक था, किंतु इसलिए नहीं कि मालती ने मेरी बात सुनी नहीं थी। उसने केवल विस्मय के कारण हूँ कहा था, इसलिए मैंने अपनी बात दोहराई नहीं, चुप बैठा रहा। मालती कुछ बोली ही नहीं। तब थोड़ी देर बाद मैंने उसकी ओर देखा। वह मेरी ओर देख रही थी, किंतु मेरे उधर उन्मुख होते ही उसने आंखें नीचे कर ली।
फिर भी मैंने देखा उन आँखों में विचित्र सा भाव था, मानो मालती के भीतर कहीं कुछ चेष्टा कर रहा हो, किसी बीती हुई बात को याद करने की, किसी बिखरे हुए वायुमंडल को पुनः जगाकर गतिमान करने की, किसी टूटे हुए व्यवहार तंतु को पुनर्जीवित करने की, और चेष्टा में सफल न हो रहा हो, वैसे जैसे बहुत देर से प्रयोग में न लाए हुए अंग को व्यक्ति एकाएक उठाने लगे और पाए कि वह उठता ही नहीं है, चीर विस्मृत में मानो मर गया है। उतने क्षीण बल से, यद्यपि वह बल सारा प्राप्य बल है, उठ ही नहीं सकता। मुझे ऐसा जान पड़ा मानो किसी जीवित प्राणी के गले में किसी मृत जंतु का तौक डाल दिया गया हो, वह उसे उतार कर फेंकना चाहे पर उतर न पाए। तभी किसी ने किवाड़ खटखटाए। मैंने मालती की ओर देखा, पर वह हिली नहीं। जब किवाड़ दूसरी बार खटखटाए गए, तब शिशु को अलग कर उठी और किवाड़ खोलने लगी। वे यानी मालती के पति आए। मैंने उन्हें पहली बार देखा था, यद्यपि फोटो से उन्हें पहचानता था। परिचय हुआ। मालती खाना तैयार करने आंगन में चली गई और हम दोनों भीतर बैठकर बातचीत करने लगे। उनकी नौकरी के बारे में, उनके जीवन के बारे में, उस स्थान के बारे में और ऐसे अन्य विषयों के बारे में जो पहले परिचय पर उठा करते हैं, एक तरह का स्वरक्षात्मक कवच बनकर। मालती के पति का नाम है महेश्वर। वह एक पहाड़ी गांव में सरकारी डिस्पेंसरी के डॉक्टर हैं। उसी हैसियत से इस क्वार्टर में रहते हैं। प्रातःकाल 7 बजे डिस्पेंसरी चले जाते हैं और 1:30 या 2 बजे लौटते हैं। उसके बाद दोपहर भर छुट्टी रहती है। केवल शाम को 1-2 घंटे फिर चक्कर लगाने के लिए जाते हैं। डिस्पेंसरी के साथ छोटे से अस्पताल में रोगियों को देखने और अन्य ज़रूरी हिदायतें करने उनका जीवन भी बिल्कुल एक निर्दिष्ट ढर्रे पर चलता है। नित्य वही काम, उसी प्रकार के मरीज, वही हिदायतें, वही नुस्खे, वही दवाइयाँ। वह स्वयं उकताए हुए हैं। इसलिए और साथ ही इस भयंकर गर्मी के कारण वह अपने फुर्सत के समय में भी सुस्त ही रहते हैं। मालती हम दोनों के लिए खाना ले आई। मैंने पूछा, तुम नहीं खाओगी या खा चुकी? महेश्वर बोले, अरे वो पीछे खाया करती है। पति 2:30 बजे खाना खाने आते हैं, इसलिए पत्नी 3 बजे तक भूखी बैठी रहेगी। महेश्वर खाना आरंभ करते हुए मेरी ओर देखकर बोले, आपको तो खाने का मज़ा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। मैंने उत्तर दिया, वाह, देर से खाने पे तो और भी अच्छा लगता है। भूख बढ़ी हुई होती है, पर शायद मालती बहन को कष्ट होगा। मालती टोक कर बोली, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है, रोज़ ही ऐसा होता है। मालती बच्चे को गोद में लिए हुई थी। बच्चा रो रहा था, पर उसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा था। मैंने कहा, यह रोता क्यों है? मालती बोली, हो ही गया है चिड़चिड़ा सा, हमेशा ऐसे ही रहता है। फिर बच्चे को डांट कर कहा, चुप कर, जिससे वह और भी रोने लगा। मालती ने भूमि पर बैठा दिया और बोली, अच्छा रो ले, और रोटी लेने आंगन की ओर चली गई। जब हमने भोजन समाप्त किया तब 3 बजने वाले थे। महेश्वर ने बताया कि आज जल्दी अस्पताल जाना है। वहाँ 1-2 चिंताजनक केस आए हुए हैं जिनका ऑपरेशन करना पड़ेगा। 2 की शायद टांग काटनी पड़े, गैंग्रीन हो गया है। थोड़ी देर में वह चले गए। मालती किवाड़ बंद कराई
और मेरे पास बैठने ही लगी थी कि मैंने कहा, अब खाना तो खा लो, मैं उतनी देर टीटी से खेलता हूँ। वह बोली, खा लूँगी, मेरे खाने की कौन बात है, किंतु चली गई। मैं टीटी को हाथ में लेकर झुलाने लगा, जिससे वह कुछ देर के लिए शांत हो गया। दूर शायद अस्पताल में ही 3 खड़के। एकाएक मैं चौंका। मैंने सुना मालती वहीं आंगन में बैठी अपने आप ही एक लंबी थकी हुई सांस के साथ कह रही है, 3 बज गए। मानो बड़ी तपस्या के बाद कोई कार्य संपन्न हो गया। थोड़ी ही देर में मालती फिर आ गई। मैंने पूछा, तुम्हारे लिए कुछ बचा भी था? सब कुछ तो बहुत था। हाँ, बहुत था। भाजी तो सारा मैं ही खा गया था। वहाँ बचा कुछ होगा या नहीं? यूँ ही रोब तो न जमाओ कि बहुत था, मैंने हंसकर कहा। मालती मानो किसी और विषय की बात कहती हुई बोली, यहाँ सब्जी वब्जी तो कुछ होती नहीं, कोई आता जाता है तो नीचे से मंगा लेते हैं। मुझे आए 15 दिन हुए हैं। जो सब्जी साथ लाए थे वही अभी बढ़ती जा रही है। मैंने पूछा, नौकर कोई नहीं है? कोई ठीक नहीं मिला, शायद 1-2 दिन में हो जाए। बर्तन भी तुम ही मांजती हो? और कौन? कहकर मालती क्षण भर आंगन में जाकर लौट आई। मैंने पूछा, कहाँ गई थी? आज पानी ही नहीं है, बर्तन कैसे मजेंगे? क्यों, पानी को क्या हुआ? रोज ही होता है, कभी वक्त पर तो आता नहीं। आज शाम को 7 बजे आएगा, तब बर्तन मजेंगे। चलो, तुम्हें 7 बजे तक की तो छुट्टी हुई। कहते हुए मैं मन ही मन सोचने लगा, अब इसे रात के 11 बजे तक काम करना पड़ेगा। छुट्टी क्या खाक हुई? यही उसने कहा। मेरे पास कोई उत्तर नहीं था, पर मेरी सहायता टीटी ने की। एक बार फिर रोने लगा और मालती के पास जाने की चेष्टा करने लगा। मैंने उसे दे दिया। बच्चों, कहानी के इस अंश तक हमने आज पढ़ा। कहानी लंबी है। कहानी में हमने देखा कि लेखक अपनी एक दूर के रिश्ते की बहन के यहाँ जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उसके घर में पसरे हुए सन्नाटे को वह महसूस करते हैं। उसके पति से मिलते हैं। उनके एक बेटा भी है जो टीटी नाम का है, जो दिन भर रोया करता रहता है, उससे भी मिलते हैं। आगे कहानी में और क्या होता है, आगे की घटनाएं क्या घटती हैं, हम अगले वीडियो में, अगली कक्षा में पुनः जानेंगे। धन्यवाद।